हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के टीएस क्लासेस में। तो आरआरबी जेईई की नोटिफिकेशन जो है सारे वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं वो सारा चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। और इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो फिर बहुत बड़ी गलती भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा हर एक नोटिफिकेशन नंबर ये 3/2024 जो है ये अपडेट तो कर दी गई है। और साथ में सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट स्टार्ट होने वाली है 30 अप्रैल को स्टार्ट होगी। ठीक है, सॉरी 30 आपका जुलाई को स्टार्ट होने वाला, और लास्ट कब होगा 29/8। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें हैं, इसमें जो अभी पोस्ट आई है ये एक लेवल 7 की जो कुछ पोस्ट है, केमिकल सुपरवाइज़र, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र। और तो ये आरडीएसओ की पोस्ट होती है जो कि सिर्फ आरआरबी गोरखपुर में दी गई है। मतलब इसमें एसएससी की वैकेंसीज नहीं है, ओनली फॉर जेई के लिए है। और लेवल 6 बाकी इन सारे जेई के लिए आपका ये 7,934 टोटल मिला के आपका अप्रोक्स 8,000 के आसपास जो पोस्ट आई है, जो कि कम नहीं है। ये अच्छी खासी पोस्ट मैं आपको बोल सकता हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग अप्लीकेशन, मतलब जिस जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का उससे पहले, उस दिन या उससे पहले जो है आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी हो जाना चाहिए। जो कैंडिडेट वेटिंग कर रहे फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ आपका डेट, लास्ट डेट कब दिया हुआ आपका 29/8, मतलब 29 को या उससे पहले, ठीक है, वो सारा चीज़ आपका रिज़ल्ट जिनका आ जाएगा वही लोग जो है आपका इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। जिनका मान लो कि आपका अगस्त है, ठीक है, सपोज़ करो सितंबर में 5 सितंबर को आया, ये 1 सितंबर को रिज़ल्ट आ रहा है और आपका लास्ट डेट यही है, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका 28 अगस्त में भी जो है रिज़ल्ट आएगा तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि इस लास्ट डेट जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उसके पहले आपकी जो है रिज़ल्ट आ गई है। तो यहाँ पे साफ साफ किया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा गलती जो करते हैं कि आप जितने 21 जो रेलवे के बोर्ड है उसमें से सिर्फ ओनली 1 आरआरबी बोर्ड के लिए ही एलिजिबल है। अगर ज़्यादा आरआरबी बोर्ड के लिए अगर आप फॉर्म भर दोगे मोर देन वंस, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि बहुत लोग वेट कर रहे थे कि क्या इसमें जो है चेंज होगी सिलेबस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम भी सेम है, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला, डीबी होगा, मेडिकल होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीबीटी 2 होने वाला है वो 15 गुना होगा आपका सीबीटी 1 के रिजल्ट का, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आप इसमें देने वाले हो और ईमेल आईडी, वो आपको हमेशा अपॉइंटमेंट प्रोसेस तक पूरा रखना है सेम, इसलिए वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज़ करें जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए मेडिकल कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 C1। अभी हम लोग नीचे चलेंगे, वहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि किस पोस्ट की मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रहेगी, किसकी B1 रहेगी, और उसके हिसाब से आपके डिस्टेंस विजन टेस्ट, नियर विजन, ठीक है, कलर विजन, ये सब सारा चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके मेडिकल के लिए भी एक हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि हर एक पोस्ट के लिए एक अलग से मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा। सबसे खुशखबरी वाली बात जो है ये एज लिमिट है। जो ऐसे कैंडिडेट वो जो आपके कोरोना का टाइम पास आउट हो गए थे उससे पहले, ठीक है, या लंबे टाइम से मतलब जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा होगा, उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन मिली है। ऐसे तो नॉर्मल इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो 18 से 33 और 18 से 33 साल है, बट इस साल के लिए ओनली फॉर दिस नोटिफिकेशन, ठीक है, 2000 मतलब 3 साल की जो है एज का रिलैक्सेशन मिला है। और ये रीज़न क्या है, आपकी कोविड पेंडेमिक। तो ये एक तरह से बहुत ही आप खुशखबरी बोल सकते हो। मान लो जिनका एज 33 ईयर होके 1 महीना 2 महीना ऐसे भी कैंडिडेट है हो गया होगा, किसी का 34 हो गया होगा, तो वो भी अब जो है एलिजिबल है, चाहे जनरल कैंडिडेट हो चाहे कोई भी हो, एलिजिबल है यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बाकी जो आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता तो वो मिलेगा ही जो अपना कैटेगरी वाइज में रहते हैं। उसके बाद और हम लोग इसकी इम्पोर्टेंट कुछ बात करें तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, DB और मेडिकल। CBT 1 में इन लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, आप देख सकते हो। इसका सिलेबस का भी जो PDF है आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मैं अपलोड कर दूंगा, कमेंट करना अगर आपको नहीं मिलेगा तो, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या बोला गया है कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसका पहले भी यही सेम फंडा रहता था और सिलेबस भी यही रहता था। मैथमेटिक्स रहता था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये अप टू 10th स्टैंडर्ड तक रहता था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आने हैं। मैथमेटिक्स
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सबका यहाँ पे अलग से जो है नंबर वाइज क्वेश्चंस और आपके उसके नंबर जो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें CBT 1 का भी सिलेबस जो है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। CBT 2 की बात करें तो इसमें CBT 2 में भी सेम कंडीशन है कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। और लास्ट वैकेंसी का भी अगर देखोगे तो सेम पैटर्न रहा है। इसमें भी आपके जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, और 100 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटीज़ के रहेंगे, ठीक है। और ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है यहाँ पे, ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रिंट आउट करवा कर रख लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला वहाँ पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी यहाँ पे मिलने वाला है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। मान लो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनमें से बीटेक या डिप्लोमा कुछ भी कर रखा होगा तो आपकी जो सिलेबस रहेगी वो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का जो इसमें दिया होगा वही होगा। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ एवब डिसिप्लिन्स। तो ये सारे कैंडिडेट जो आएंगे वो आएंगे मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के ग्रुप में आएंगे। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट कौन होंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। कम्बिनेशन जो भी इनका रहा होगा ट्रिपल वाले कैंडिडेट का भी अगर है तो वो तो इस वाले में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका अलाइड इंजीनियरिंग रहेगा इन सभी आपका जो भी डिप्लोमा का जो यहाँ पे दिख रहा होगा अलग अलग आपका ब्रांच, उन सभी के लिए ये जो सिलेबस रहेंगे वो कॉमन रहेंगे, ठीक है। सिविल के लिए ये हो गया। सबसे बड़ी बात है कि CMA जो होते हैं केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये BSc जो केमिस्ट्री और फिजिक्स से करते हैं उनके लिए हो गया। और सबसे बड़ा लेवल 7 में जो इसमें पोस्ट आई है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र, वो डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब सारा ये इसको पढ़ लेना आप, ये लेवल 7 वाली पोस्ट के लिए है। इसमें अगर और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे जो आपके काम की हो, बाकी आप इसको नोटिफिकेशन को रीड भी कर सकते हो अच्छे से। बट जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे वो सारा चीज़ आपको डिस्कस ही कर दिया हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहना, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगी, ठीक है। और ये सब सारे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो अभी नहीं आपको ये लगेंगे मेडिकल के टाइम। अब देखो यहाँ पे सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है ये वाला रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का सिलेबस देखो ये है, इलेक्ट्रिकल का है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। उसके बाद ये आपका मैकेनिकल, देखो इसमें जितने प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स कुछ भी जो जिन लोगों ने किया होगा उन सभी के लिए सिलेबस जो है कॉमन रहेगी, ठीक है। सिलेबस का भी PDF आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिलेबस भी हो गया। अब यहाँ पे देखो हर एक पोस्ट की जो है आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड दी हुई है कि भाई केमिकल सुपरवाइज़र के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। उसका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के लिए B1 होगा। तो जब आप अलग अलग बोर्ड से फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपकी मेडिकल कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपकी मेडिकल कैटेगरी किस अंडर में आते हो। अब ये वैकेंसी टेबल हो गया, इसको तो हम लोग एक अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी समझो कि ये RRBI वाइज, जैसे कि अगर हम लोग बात करें RRB अहमदाबाद की दी हुई है, ठीक है। तो RRB अहमदाबाद में दी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल सर्विस ये सब सारे पोस्ट है, EMU, TRS, TRD वर्कशॉप। और टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो टोटल वैकेंसी 382 दी हुई है। तो अब इसमें बात होती है कि आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा से लेकर बुरा वाला जो भी पोस्ट होगा उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बता दूंगा, ठीक है। और आपका किस तरीके से चेंज आप करोगे, मान लो कौन सा सेफ़ है नहीं है, तो वो तो अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और RRB अजमेर हो गया, अजमेर में आपका देख सकते हो सीट कितनी है, 529 है, ठीक है। बेंगलुरु हो गया। तो ये सारे जो है RRB डिफरेंट टाइप्स के जो RRB के बोर्ड है उन लोगों ने अपना वैकेंसी टेबल यहाँ पे जारी किया है। और हर एक पोस्ट की जो एक मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगी वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो है 7,951 जो है आपकी वैकेंसी निकल के आई है आपका यहाँ पे इस RRB JEE की नोटिफिकेशन में। 30 आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 29 को जो है अगस्त को लास्ट डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन सी ब्रांच सिविल से रिलेटेड सारी पोस्ट, ठीक है, वो कौन सी सही है कौन सी नहीं है, और हर एक बोर्ड के हिसाब से भी समझेंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो चलिए, और भी कोई मन में डाउट हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, बाकी सारे कन्फ्यूजन भी उस वीडियो में आने वाली वीडियो में आपकी दूर कर दूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।